हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के नॉवल 27 सेकंड का छठवां और अंतिम भाग। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल नाश्ता कर चुके थे। सुबह के 11 बज रहे थे। देवराज चौहान के कहने पर जगमोहन रिसेप्शन से होटल का नक्शा ले आया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर बनी हुई है। वो नक्शे होटल वालों ने ही तैयार कर रखे थे कि यात्रियों को कहीं भी जाना हो तो ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत ना पड़े और खुद ही पहुँच जाए। होटल की इमारत के आसपास भी दूर दूर तक आने जाने की जगह थी। कभी ये हवेली महल की तरह रही होगी। होटल में अभी भी कई जगह हवेली का एहसास दिला देती थी। देवराज चौंद सादे कागज़ पर 2 घंटों से कोई हिसाब लगाने में व्यस्त था। जगमन होटल का जो नक्शा लाया था, अब उस नक्शे को अपने बनाए नक्शे से मिला रहा था। अपने बनाए नक्शे में एक खास जगह को वो होटल के नए नक्शे में तलाश कर रहा था कि वो जगह अब कहाँ हो सकती है। तभी फ़ोन की बेल बजने लगी। तीनों की नज़रें मिली। यहाँ में फ़ोन कौन कर सकता है, जगमोहन ने कहा। देखता हूँ, कहकर सोहनलाल फ़ोन की तरफ बढ़ गया। हेलो, उसने रिसीवर उठाया। क्षणिक चुप्पी के बाद बेहद शांत आवाज़ उसके कानों में पड़ी। सोहनलाल। सोहनलाल की आंखें सिकुड़ी। कौन हो तुम? मालूम हो जाएगा। देवराज चौहान को फ़ोन दो। कुछ पलों के लिए सोहनलाल रिसीवर थामे उलझन में खड़ा रहा। क्या सोच रहे हो सोहनलाल? आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। तुम्हारे बारे में तुम्हारे बारे में पूछ। मेरे बारे तुम्हारे बारे में सोच। मेरे बारे में सोच कर वक्त खराब मत करो। देवराज चौहान से बात होते ही सब समझ में। होल्ड करो, कहने के साथ ही सोहनलाल ने रिसीवर फ़ोन के पास रख दिया। देवराज चौहान और जगमन उसे ही देख रहे थे। फ़ोन पर जो है वो मेरी आवाज़ पहचानता है। उसने मुझे नाम से पुकारा और तुमसे बात करने को कह रहा है। सोहनलाल ने करीब पहुँच कर कहा। मेरे ख्याल में वो जो बात करेगा तुमसे ही करेगा। होंठ सिकोड़े देवराज चौहान उठा, फ़ोन की तरफ बढ़ गया। हेलो। देवराज चौहान ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। तुम्हारी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई देवराज चौहान। देवराज चौहान ने आंखें बंद कर ली। कुछ पलों के बाद आंखें खोली और गहरी सांस ली। उस आवाज़ को वो करोड़ों में भी पहचान सकता था। दूसरी तरफ जॉर्ज लूथरा था। खतरनाक आतंकवादी जॉर्ज लूथरा। दौलत ही उसके लिए सब कुछ थी। वो हर उस देश के लिए काम करता था जो उसे भरपूर दौलत दे। यूँ तो वह हिंदुस्तानी था, लेकिन आतंकवादी का कोई भी अपना देश नहीं होता। वो सिर्फ आतंकवादी था। अपना काम पूरा करने के लिए वो सारी हद पार कर देता था। मुझे भी जॉर्ज लूथरा की आवाज़ सुनकर खुशी हुई, देवराज चौहान ने सामान्य स्वर में कहा। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें मिली। मैंने सोचा नहीं था कि हमारी इतनी जल्दी फिर मुलाकात होगी। जॉर्ज लूथरा का शांत स्वर कानों में पड़ा। हमारी मुलाकात ना तो पहले हुई थी और ना अब, देवराज चौहान ने कहा। क्या कहना चाहते हो? पहले जो मुझसे मिला वो तुम्हारा डुप्लीकेट था। मैंने उसे ख़त्म कर दिया था। देवराज चौहान की आवाज़ में कोई भाव नहीं था। हाँ। जॉर्ज लूथरा का हौले से हंसने का स्वर कानों में पड़ा। वो मेरा डुप्लीकेट था और तुमने उसे इस कदर बुरे ढंग से मारा कि जैसे मुझे मार रहे हो। लेकिन बाद में समझ गए कि वो मेरा डुप्लीकेट था। तुम्हारे एक नहीं, कई डुप्लीकेट है, देवराज चौहान बोला। जहाँ मौत से सामना करना होता है वहाँ अपने डुप्लीकेट को भेज देते हो। तुमसे बड़ा डरपोक इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा। जवाब में जॉर्ज लूथरा की हंसी कानों में पड़ी। फिर शब्द। डरपोक शब्द इस्तेमाल ना करो, समझदारी कहो। मेरे सैकड़ों डुप्लीकेट मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क तो तब पड़ेगा जब मैं मर जाऊंगा। मेरे मरते ही सब कुछ थम जाएगा। इसलिए मुझे ज़िंदा रहना है। कब तक ज़िंदा रहोगे? अंत तक। मुझे कोई नहीं मार सकता। सामान्य मौत मरूंगा। जॉर्ज लूथरा के सर में विश्वास के भाव थे। तुम जैसे जब मरते हैं तो दुनिया को खबर भी नहीं होती। चुपचाप बुरी मौत मर जाते हैं। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती आ गई। मेरे सामने जब पड़े तो जिंदा नहीं रहोगे जॉर्ज लूथरा। एक बार तो तुम मुझे मार चुके हो। उसकी हंसी की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं तुम्हें बार बार मारूंगा जब तक तुम मरोगे नहीं। मुझे मारने के लिए तुम्हारा जीवन छोटा पड़ेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया देवराज चौहान। जॉर्ज लूथा उधर से कह रहा था। मेरा वो ठिकाना तबाह कर दिया, वो सारे हथियार तुमने तबाह। वो बात कहो जो मुझे मालूम ना हो, देवराज चौहान ने टोका। तुम्हें तो सब मालूम है, क्या कहूँ? जॉर्ज लूथरा के शब्दों में मुस्कान थी। तुम्हारे तब के सारे साथी, वो काली सिंह, सोनिया बजाज, हीरा लाल, सब इस वक्त मेरी नज़रों में है। देवराज चौहान के चेहरे पर कठोरता आ गई। क्या कहना चाहते हो? मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। बेशक वो तुम्हारे साथ थे मेरी तबाही में। कुछ कहूँगा भी नहीं उन्हें। तब वो तुम्हारे मोहरे थे। उनका क्या कसूर? हाँ, दोबारा फिर उन्होंने मेरे खिलाफ काम किया तो पंड्या गद्दार निकला, वरना तुम्हें और भी नुकसान होना था। तुम्हारा गद्दार होगा, मेरे लिए तो उसने बढ़िया काम किया। जॉर्ज लूथरा के शब्द देवराज चौहान के कानों में पड़े। तुमने मुझे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया।
लेकिन मैंने तुम्हें ख़त्म करने के ऑर्डर नहीं दिए, क्योंकि मैं समझदार और बहादुर लोगों की इज्जत करता हूँ। उनकी जान को मैं हिफाजत से रखता हूँ, बेशक वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी रहीं। कुछ कहोगे नहीं देवराज चौहान? पहले तुम कह लो। मेरे साथ मिल जाओ। तुम जैसे बढ़िया आदमी का मरना पसंद नहीं आएगा मुझे। जॉर्ज लूथरा का शांत स्वर कानों में पड़ रहा था। और अब तो तुम्हारे पास खास मौका है मेरी तरफ हाथ बढ़ाने का। तुम्हारे पास इतने बड़े खजाने का नक्शा है कि हम दोनों बहुत अच्छे ढंग से मिल सकते हैं। वैसे उन नक्शों को तो देख लिया होगा। कुछ कुछ। कैसा लग रहा है इतनी बड़ी दौलत के नक्शों को अपने पास पाकर? देवराज चांद के होठ से कोड़े खड़ा रहा। तुम हर्षा यादव और मीनाक्षी का जाल बहुत अच्छा फेंका मुझ पर, एकाएक देवराज चांद ने कहा। हाँ, वो सब करना पड़ा। मेरे आदमी को स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी तुम्हारे बारे में खबर मिली तो सोचा तुमसे ही स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का रास्ता जान लें। ऐसे मौके पर देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? और तुमने हर्षा यादव और मीनाक्षी को मेरे सामने पेश कर दिया। करना पड़ा, लेकिन आसान नहीं था ये सब। तुम्हें धोखे से अपने हिसाब से चलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। तुम्हें किसी भी कदम पर शक हो सकता, लेकिन मुझे शक नहीं हुआ। देवराज चौहान साफ स्वर में बोला। हर्षा यादव और मीनाक्षी ने मेरे सामने बहुत ही बढ़िया ड्रामा किया कि मैं अंत तक धोखे में रहा, लेकिन तुमने उन्हें हरा दिया। वो जीत कर भी न जीत सके। डकैती तो उन्होंने कर ली, परंतु तुम उनके हाथों से कितनी आसानी से तिजोरी ले गए। सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। जॉर्ज लूथरा की हंसी से भरी आवाज़ देवराज चौहान के कानों में पड़ रही थी। मुझे आशा नहीं थी कि तुम ये सब कर जाओगे। तुमने कैसे सोच लिया कि धोखे से मेरी योजना चुरा कर सफल हो जाओगे? मेरा तो ख्याल था कि सफल हो जाएंगे, लेकिन तुमने होने नहीं दिया। कुछ पल ठिठक कर जॉर्ज लूथरा की आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। हमारी नई नई पहचान है, धीरे धीरे ही जानूंगा कि तुम कितने कमाल जानते हो। देवराज चौहान ने रिसीवर कानों और कंधे में फंसा सिगरेट सुलगाई। जगमोहन और सोनलाल पास आ गए थे। कहाँ से बात कर रहे हो जॉर्ज लूथरा? देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। कम से कम जैसलमेर में नहीं हूँ। तुम नहीं हो यहाँ, लेकिन तुम्हारे आदमी तो होंगे। हाँ हैं। 6 को तुमने मार दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदमी तो खिलौना है मेरे लिए। दौलत की चाबी दो तो ढेरों पैदा हो जाते। वैसे इस वक्त तुम मेरे आदमियों से घिरे पड़े हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम झूठ नहीं कह रहे। देवराज चौहान के होंठ बिछ गए। देवराज चौहान, जॉर्ज लूथरा का गंभीर सर कानों में पड़ा। अब तक तुमने देख लिया होगा कि जो नक्शे तुम्हारे पास है उन खजानों में कितनी बड़ी दौलत है। वो सब दौलत तुम नहीं संभाल सकते। सही कहते हो। देवराज चौहान के होठों पर मुस्कान उभरी। बहुत बड़ा खजाना है वो। मेरे ख्याल से तो वो तुम्हारे लिए भी ज़्यादा है। तुम भी हजम नहीं कर सकोगे। मेरे काम उस सारी दौलत को हजम कर लेंगे। जॉर्ज लूथरा का दृढ़ स्वर कानों में पड़ा। तुम सोच भी नहीं सकते कि मेरे क्या क्या काम है। मेरे साथ लग जाओ, बढ़िया रहेगा। तरक्की करोगे। खजाने की दौलत से हम आधी दुनिया जीत सकते हैं देवराज चौहान। मेरे साथ साथ आतंकवाद की दुनिया में तुम्हारा नाम भी चमक। जॉर्ज लूथरा, देवराज चौहान ने टोका। हाँ, नीचे आ जाओ। ज़्यादा हवा में उड़ना ठीक नहीं। 2 पलों की खामोशी के बाद जॉर्ज लूथरा की आवाज़ कानों में पड़ी। क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा साथ मैं नहीं दूंगा। ये कोशिश बंद कर दो। जल्दी मत करो, सोच लो। जगमोहन सोनलाल से सलाह कर। बेकार है। देवराज चौहान ने कस लिया। तुम्हारी कोशिश कामयाब नहीं होगी। कोशिश कामयाब अवश्य होगी। आज नहीं तो कल होगी। मैं इंतज़ार कर लूँगा। लेकिन तब मुझे बहुत दुख होगा जब ये खबर मिलेगी कि तुम मेरे आदमी की गोलियों का निशाना बन गए। मैं ध्यान रखूंगा कि तुम्हारे आदमी मेरा निशाना न ले सके। देवराज चौहान, जॉर्ज लूथरा की गंभीर आवाज़ कानों में पड़ी। बेहतर होगा कि हम आपस में समझौता कर लें। बहुत बड़ा खजाना है। आधा आधा कर लेते हैं। तुम भी। सॉरी लूथरा, तुम्हें उसमें से बूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। देवराज चौहान ने दृढ़ स्वर में कहा। ऐसा है तो तुम भी उसमें से कुछ नहीं ले सकोगे देवराज चौहान। जॉर्ज लूथरा की आवाज़ में सख्ती आ गई थी। ऊपर से हो सकता है तुम्हारी जान भी चली जाए। तुम्हें मेरी बहुत फिक्र लगती है, देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। तभी तो कह रहा हूँ कि मेरे से हाथ मिला लो। बहुत खुश और मज़े में है जॉर्ज लूथरा। देवराज चौहान के होठों से बेहद मध्यम घुर्राहट निकली। गुस्सा आ गया। उसके हंसने की आवाज़ कानों में पड़ी। मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलूंगा और हमारी आखिरी मुलाकात होगी। उसी स्वर में देवराज चौहान ने कहा। मुझे आशा नहीं कि हम मिल सकें। तुम जैसलमेर से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। घिरे पड़े हो तुम। देखते हैं। देवराज चौहान ने कहा और रिसीवर रख दिया। जगमोहन के होंठ बिछे हुए थे। क्या कहता है जॉर्ज लूथरा? जगमोहन ने पूछा। वो नक्शे चाहता है, खजाना चाहता है। देवराज चौहान ने कष्ट लेकर सपाट स्वर में कहा। नहीं तो मारने की धमकी दे रहा है। उसका कहना है कि हमें उसके आदमियों ने घेर रखा है। वो सच कह रहा होगा। जगमोहन के दांत भिज गए। सोहनलाल ने खामोशी से सिर हिला दिया। देवराज चौहान ने कष्ट लिया। कोई नहीं जानता था कि हम यहाँ ठहरे। हमें घेरने के लिए सबसे पहले उन्हें इसी होटल में, इसी फ्लोर पर कमरा लेना होगा। तभी वो ढंग से हमारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं। मैं मालूम करके आता हूँ कि हमारे आने के बाद इस फ्लोर पर कौन कौन आकर ठहरा है। सोहनलाल ने कहा, दरवाजे की तरफ बढ़ गया। रुको, देवराज चौहान बोला।
सोहनलाल ठिठक कर पलटा। यह जॉर्ज लूथरा का मामला है, इस तरह अकेले जाना ठीक नहीं, जगमोहन को साथ ले जाओ। देवराज चौहान के शब्द पूरे होते ही जगमोहन सोहनलाल की तरफ बढ़ गया। दोनों बाहर निकल गए। देवराज चौहान ने दरवाज़ा भीतर से बंद किया और वापस कुर्सी पर आ बैठा। अपना ध्यान पुनः टेबल पर बिखरे कागज़ और उन पर बनाए नक्शों पर लगा दिया। अगला दृश्य। आधे घंटे बाद जगमोहन और सोहनलाल वापस आए। आज सुबह ही हमारे बगल वाले सीट में 8 नंबर में कोई बाटली वाला आया है, साथ में उसकी औरत भी है, जगमोहन ने कहा। मियाँ बीवी हैं, होटल के रजिस्टर में यही लिखा है, सोहनलाल बोला। स्वीट की बुकिंग सुबह 4 बजे फ़ोन द्वारा की गई थी, यानी कि हमारे यहाँ पहुँचने के घंटे भर बाद। देवराज चौहान के होंठ सिकुड़े। मियाँ बीवी हैं? उन्हें देखने की कोशिश की। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव थे। स्वीट का दरवाज़ा बंद है, वो दिखे तो उन पर नज़र रखना। वे लोग जॉर्ज लूथरा के आदमी हो सकते हैं। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। उनके अलावा होटल में अवश्य लूथरा के आदमी हमारे लिए मौजूद होंगे। मेरे ख्याल में वो होटल में हम पर हमला करने की गलती नहीं करेंगे, जगमोहन ने कहा। बहुत बड़ा होटल है ये, यहाँ पर कई ऐसी जगह हैं जहाँ आसानी से किसी को मारा जा सकता है। होटल का नक्शा मेरे सामने पड़ा है। इसके आसपास की खुली जगह को जंगल जैसा समझो, देवराज चौहान बोला। रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगाओ तो वैसे भी आवाज़ नहीं आती। जगमोहन और सोहनलाल की नज़रें देवराज चौहान पर थी। हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तब दोपहर के 3 बज रहे थे जब देवराज चौहान अपने काम से फारिग हुआ। सोहनलाल एक कुर्सी पर पसरा कश ले रहा था। जगमोहन कमरे में टहल रहा था। कभी कभार खिड़की पर खड़ा होकर बाहर देखने लगता। बाहर इस वक्त धूप थी। रेगिस्तानी इलाका होने की वजह से गर्म हवाएं चलती महसूस हो रही थी। हुआ कुछ? सोहनलाल ने पूछा। जगमोहन भी पास आ बैठा। बहुत कुछ हुआ। क्या? जगमोहन उत्सुकता से बोला। खजाने के रास्ते का पता चला कि वो कहाँ। चल गया पता कि रास्ता कहाँ है? देवराज चौहान बराबर मुस्कुरा रहा था। उसने सिगरेट सुलगाई। इस समय तो और भी सुरक्षित ढंग से खजाने के उस रास्ते पर पैरा है। क्या मतलब? देवराज चौहान ने टेबल पर बिखरे कागजों पर निगाह मारकर उन्हें देखा। मुसीबर खान ने अपने नक्शे में खजाने तक जाने का जो रास्ता बताया है, उस जगह को मैंने इस वक्त के होटल के नक्शे से मिलाया। तो जानते हो वो जगह कहाँ पर है? कहाँ पर? वो रास्ता स्विमिंग पूल के नीचे है। स्विमिंग पूल के नीचे? जगमोहन ठगा सा रह गया। सोहनलाल ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। हाँ, खजाने तक जाने के रास्ते का दरवाज़ा जहाँ है उस पर स्विमिंग पूल बनाया जा चुका है। होटल का नक्शा उस जगह को स्विमिंग पूल दर्शा रहा है। देवराज चौहान के होठों पर गहरी मुस्कान आ ठहरी। दोनों देवराज चौहान को देखते रहे। कई मिनटों की खामोशी रही वहाँ। वो रास्ता कैसा था? सोहनलाल ने पूछा। ईंटों का कुआं था। 250 फीट नीचे तक जाता वो कुआं था, लेकिन 200 फीट पर एक खास जगह की ईंट दबाने पर खिड़की जैसा छोटा सा रास्ता खुल जाता। उस रास्ते में रेंग कर भीतर जाना था और कुछ आगे जाने पर वो रास्ता इतना चौड़ा हो जाता कि सीधा खड़े होकर उसमें कोई भी चल सकता है। मतलब कि वो रास्ता सीधा खजाने तक जाता? जगमोहन ने पूछा। वो तो शुरुआती रास्ता था। आगे बढ़ने पर रास्तों की भूल भुलैया जैसी कई परेशानियां थी। नक्शे में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि कहाँ पर पहुंचकर किस किस दिशा की तरफ बढ़ना है। उस सारे रास्ते पर ऑक्सीजन का, हवा का जाना जाने कैसा इंतज़ाम है कि नक्शे वाली किताब में लिखा है सांस लेने में कोई परेशानी नहीं आएगी। करीब 150 पौने 200 साल पहले वो खजाना वहाँ दबाया गया था। इतना वक्त बीतने के बाद क्या मालूम उन रास्तों का क्या हाल होगा। कई नई परेशानियां अवश्य सामने आएंगे। खजाने तक जाने के लिए रास्ते पर स्विमिंग पूल बन चुका है, जगमोहन ने अजीब से स्वर में कहा। हमारे लिए ये मजाक नहीं तो और क्या है? वैसे वो खजाना रखा कैसे गया है? तांबे के घड़ों में, सोने के कलसों में, सोने की गिन्नियाँ, हीरे, पन्ने, ऐसे बेशकीमती कि जिनका आज देखा जाना भी संभव नहीं। नक्शे वाली किताब में लिखा है कि खजाने के हीरे पन्ने उस ज़माने में भी अमूल्य थे। ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि देखने को नहीं मिलती थी, देवराज चौहान ने कहा। कई पलों तक उनके बीच चुप्पी रही। अब क्या करना है? जगमोहन ने पूछा। सोहनलाल ने जगमोहन को देखा। तुम्हें क्यों फिक्र हो रही है? तुम तो खजाने को लेने को इनकार कर चुके हो। सोहनलाल बोला। मैंने कब कहा कि लेने से इनकार नहीं किया, लेकिन खजाना देखने से तो इनकार नहीं किया। इतना बड़ा खजाना देखना भी किस्मत वालों का नसीब होता है, जगमोहन ने कहा। कम से कम जैसलमेर का खजाना तो देख नहीं सकोगे, ये सरकारी होटल है। खजाने तक जाने का रास्ता जहाँ से शुरू होता है ठीक उसके ऊपर स्विमिंग पूल है। पूल में कोई गड़बड़ की तो सबको पता चल जाएगा। सरकार फौरन खजाने के बारे में जानकर यह जगह घेर लेगी। जगमोहन सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा, फिर जगमोहन को। जब तुमने खजाना लेना नहीं है तो फिर इतना कष्ट करने की क्या ज़रूरत है? सोहनलाल बोला। देखना तो है, उससे क्या होगा? जो भी हो मैं देखूंगा ज़रूर खजाने को, कहते हुए जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हारा क्या ख्याल है, रास्ता निकल सकता है उस खजाने तक जाने का? कठिन लग रहा है, देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। यह सरकारी होटल है। प्राइवेट होटल होता तो तब कोई रास्ता बनाया जा सकता था। खजाने की तरफ जाने के लिए जिस कुएं में से रास्ता है, उस पर स्विमिंग पूल बनाते समय उसे अच्छी तरह भर दिया गया होगा। ऐसे में उधर का रास्ता बंद हो गया। हम बीच में से अपना रास्ता बनाकर
उसे उस रास्ते से मिला सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें खुली जगह और काम करने की स्वतंत्रता चाहिए। सरकारी जगह पर यह सब नहीं किया जा सकता। कहना क्या चाहते? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, फिर बोला, मैं वो स्विमिंग पूल देखूंगा, फिर बात करेंगे। अभी दोपहर का वक्त है, 3 साढ़े 3 बजे हैं। ऐसे में उधर गए तो जॉर्ज लूथरा के आदमी समझ जाएंगे कि हम स्विमिंग पूल को खास तौर से देखने गए। वो शक करेंगे कि उन्हें शक करने दो सोहनलाल। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अब तक मैं इतना समझ चुका हूँ कि वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में असंभव ही है। सामने वाले के हाथ कितने ही लंबे हों, उस खजाने तक नहीं पहुँच सकते जो कभी मुसीबत खान ने छुपाया था। दोनों देवराज चौहान को देख रहे थे। कोई तो रास्ता होगा, जगमन ने जोर देने वाले सर में कहा। स्विमिंग पूल पर चलकर देखते हैं। देवराज चौहान ने कश लिया। तीनों चलने को तैयार हो गए। जॉर्ज लूथरा के आदमियों से सावधान रहना है हमें, देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। अगर वो हम पर गोली चलाने की चेष्टा करे तो? जगमोहन क्या उठा। सरेआम वो हम पर गोली नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका इरादा हमसे खजाने के नक्शे और किताब हथियाने का भी है, जिसमें सारे खजाने के बारे में पूरा ब्यौरा लिखा हुआ है। देवराज चौहान बोला। शोर शराबा पैदा करके वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हम पर वो तभी हाथ डालेंगे जबकि किसी के द्वारा देखे जाने का खतरा ना हो। जबकि हम कभी भी उन्हें गोलियों से भून सकते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी हमें ज़रूरत हो। वो हमसे नक्शा चाहते हैं, जबकि हमारे पास कुछ नहीं है। जगमोहन बोला। अपने साथ तो हम ला ही नहीं। इस सारे मामले में यही बात सबसे बढ़िया रही, सोनलाल ने होंठ सिकुड़ कर कहा। चलें? जगमोहन ने रिवॉल्वर निकालकर चेक की। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। तीनों बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद करके चाबी घुमा दी। देवराज चौहान जगमोहन और सोनलाल के साथ रिसेप्शन के सामने से निकल रहा था कि एकाएक उसे जैसे किसी की निगाह अपने शरीर पर चुपती सी महसूस हुई। मन में बेचैनी की लहर उठी। लगा जैसे उसे कोई रोक रहा हो। कदम भारी से लगे। देवराज चौहान ठिठका। इसके साथ ही उसकी गर्दन घूमी और रिसेप्शन के पीछे दीवार पर लगी बड़ी सी नूरा खां की तस्वीर पर नजर झटकी। तस्वीर की आंखों से आंखें मिली। पल भर के लिए देवराज चौहान को ऐसा लगा जैसे वो जिंदा आंखें कुछ कह रही हूँ। क्या हुआ? सोनलाल की आवाज़ ने उसकी सोचों को तोड़ा। कुछ नहीं। देवराज चौहान ने सिर को झटका झटका दिया और आगे बढ़ गया। मस्तिष्क में नूरा खां का चेहरा और उसकी आंखें घूमती रहीं, जैसे वो आंखें कुछ कहना चाह रही हूँ। हवेली नुमा होटल के भीतरी कई रास्तों को पार करते हुए करीब 10 मिनट बाद वो ऐसी खुली जगह पहुंचे जहां हर तरफ होटल की ऊंची इमारत थी और बीच में वो नीले पानी से भरा पुल चमक रहा था। आधे पुल पर धूप पड़ रही थी। छाया वाले हिस्से में दो लोग पानी में मज़ा ले रहे थे। तीनों सतर्क थे और उनकी निगाह हर तरफ का जायज़ा ले रही थी। देवराज चौहान की नज़रों से सूरी छिपा नहीं रहा। वो उन पर नज़र रखते उनके पीछे आया था, परंतु देवराज चौहान ने यह बात जाहिर नहीं होने दी कि वो उसकी नज़रों में आ गया है। सोहनलाल ने एक अन्य आदमी को पहचाना। 55 बरस का था वो। सफ़ेद कमीज़ पहनी हुई थी, हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था और ऐसा दिखावा कर रहा था कि जैसे घूंट भरते हुए वक्त बिता रहा हो। जबकि इस वक्त जगमोहन का ध्यान पूरी तरह स्विमिंग पूल पर था। पूल 600 फीट लंबा और 120 फीट चौड़ा था। वो कुआं। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। इस पुल के नीचे कहाँ पर हो सकता है? मैं नहीं जानता कि पुल के नीचे वो कुआं कहाँ पर स्थित होगा। देवराज चौहान ने पुल पर नजरें दौड़ाते हुए कहा। लेकिन है वो पुल के नीचे ही, इसी पुल के नीचे। जगमोहन देवराज चौहान को ही देख रहा था। सोचा होगा कि हम कैसे खजाने तक। मैंने कुछ नहीं सोचा। एकाएक देवराज चौहान के चेहरे पर परेशानी उभरी। तो सोचो, इस तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जगमोहन ने उतावलेपन से कहा। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा, परंतु कहा कुछ नहीं। मैं अभी आता हूँ, पुल का चक्कर लगा कर देखता हूँ, कहकर जगमोहन पुल के किनारे किनारे आगे बढ़ गया। वो हर तरफ ऐसे देख रहा था जैसे अभी खजाने का ढेर नजर आ जाएगा। देवराज चौहान लापरवाही से उधर उधर देखता हुआ कह उठा। सोनलाल। हाँ। एक मुझे नज़र आया जो हम पर नज़र रख रहा है। सोनलाल ने सतर्क सी निगाहों से उसे देखा। तुम यहीं ठहरो, मैं उसे एक तरफ करके आता हूँ। इस वक्त कोई नहीं है, कुछ देर बाद शाम हो जाएगी तो पुल पर काफ़ी लोग होंगे और भी जगहों पर होंगे, तब काम करना कठिन होगा। तुम सफ़ेद कमीज़ वाले की बात कर रहे हो? सोहनलाल यूं ही इधर उधर देखता बोला। नहीं, वो उधर खड़ा है, पीली कमीज़ और काले चश्मे में। देवराज चौहान ने कहा। सफ़ेद कमीज़ वाला भी नोट कर लो, वो दाईं तरफ गोल पिलर के साथ टेक लगाए खड़ा है। देवराज चौहान ने छिपी निगाहों से उसे देखा। वो नज़र आ गया था। मैं उधर जाऊंगा तो सफ़ेद कमीज़ वाला समझ जाएगा कि मैं क्या करने आया हूँ। देवराज चौहान ने सर्द स्वर में कहा। तो तुम सफ़ेद कमीज़ वाले को संभालो। मेरे पास रिवॉल्वर है, साइलेंसर भी नहीं लगा। गोली चली तो शोर होगा, सोहनलाल ने कहा। तो रिवॉल्वर के दम पर उसे रोक कर रखो, मैं कुछ देर बाद वहीं आऊँगा। समझा? सोहनलाल ने कहा और जेबों में हाथ डाले लापरवाही से दूर खड़े सफ़ेद कमीज़ वाले की तरफ बढ़ गया। देवराज चांद कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर पलटा और 250-300 फीट दूर खड़े काला चश्मा पहने सूरी की तरफ बढ़ गया। उसे इधर आते देखकर सूरी सिगरेट निकालकर सुलगाने में लग गया था। फौरन ही देवराज चौहान उसके पास जा पहुंचा। तब तक सूरी ने सिगरेट सुलगाकर पहले ही कश लिया था। कैसे हो? देवराज चौहान के सर में सर्द भाव थे। सूरी हड़बड़ाया। क्या नाम है तुम्हारा? सूरी।
रात 6 मारे थे। सुनकर तुझे डर नहीं लगा मेरे से? देवराज चौहान का स्वर क्रूर हो गया। क्या? नहीं समझा मेरी बात? देवराज चौहान उसी पर नीचे झुका और जूते में फंसा छोटा सा चाकू निकाल लिया। चाकू देखते ही सूरी की आंखें फैली। उसने जल्दी से रिवॉल्वर निकालनी चाहिए। देवराज चौहान ने हाथ में दबे चाकू की नोक उसके पेट में लगा दी। चाकू छोटा ज़रूर है, लेकिन मेरे हाथ में अगर काम बड़ों की तरह करता है। देवराज चौहान मौत भरे सर में बोला। जेब में पहुंचे उसके हाथ ठिठक गए। हाथ बाहर। सूरी ने सूखे ओठों पर जीभ फेरते हुए हाथ बाहर निकाले। जानते हो मेरे को? सूरी ने पुनः सूखे ओठों पर जीभ फेरी। एक ही सवाल दोबारा पूछने की मेरी आदत। देवराज चौहान। हाँ, ऐसे ही जवाब देते रहो। देवराज चौहान के चेहरे पर दरिंदगी की छाप थी। तेरे बड़े लोग इस होटल में कहाँ हैं? 8 नंबर सीट में। स्विमिंग पूल में मौजूद दोनों व्यक्ति यहाँ से नज़र नहीं आ रहे थे। यह भी इत्तेफाक था कि अभी तक उस तरफ कोई नज़र नहीं आया था। क्या कहा उन्होंने तेरे को मेरे बारे में? तुम पर नज़र रखने को और क्या, मौका लगे तो ख़त्म करने को भी। उसी पल देवराज चौहान का चाकू वाला हाथ उसके पेट से हटकर ऊपर गया और गले के आगे के हिस्से को काटता चला गया। उसके शरीर को ज़ोरदार झटका लगा और नीचे गिरने से पहले ही उसकी आंखें पलट गई थी। वो मर चुका था। देवराज चौहान उसी पल वहाँ से हटता चला गया। दोपहर के वक्त स्विमिंग पूल पर शांति थी। 4 बज रहे थे। चाकू हथेली में छुपाए देवराज चौहान लंबा चक्कर काटकर वहाँ पहुंचा जहाँ सफ़ेद कमीज़ वाला खड़ा था। इस वक्त सोहनलाल उससे सटा हुआ था। सफ़ेद कमीज़ वाले का चेहरा फक पड़ा था। देवराज चौहान उसके पास पहुंचकर ठिठका। उसके उसे करीब पाकर सफ़ेद कमीज़ वाले की आंखें भय से फैल गईं। इसका मतलब पहचानता है तू मुझे? नहीं। फिर मुझे देखकर डरा क्यों? सूरी ने कहा था कि तुम बहुत खतरनाक हो। देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा। तू जा। उसकी कमर से सटा रखी रिवॉल्वर को सोहनलाल ने जेब में डाला और तेज़ तेज़ कदमों से वहाँ से दूर होता चला गया। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झाँका। किसके लिए काम करता है? सूरी के लिए। सूरी किसके लिए काम करता है? मालूम नहीं। मुझे तो सूरी नोट देता है। सूरी तो गया, अब वो नोट नहीं देगा। देवराज चौहान वैशी सर में बोला। कहाँ गया? तेरे को भी उधर ही भेज रहा हूँ। बात करके सब कुछ उससे पूछ लेना। देवराज चौहान ने दरिंदगी से कहा। चाकू वाला हाथ हवा में लहराता गया। उसकी गर्दन का आगे वाला हिस्सा उसी पल कट गया। उसका हाल देखने के लिए देवराज चौहान रुका नहीं। चाकू को हथेली में छिपाते हुए पलटा और पूल की तरफ बढ़ गया। पूल के पास पहुंचकर नीचे झुका, चाकू और हाथ को पानी में धोया और चाकू जूतों में छिपाकर खड़ा हुआ और कमीज से गीले हाथ साफ करके सिगरेट निकालने लगा। तब तक जगमोहन पूल का चक्कर लगाकर पास आ पहुंचा था। ये बहुत सोचने वाली बात है कि पूल के नीचे कुएं तक कैसे पहुंचा जाए। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। सोहनलाल भी करीब आ पहुंचा था। अब तक तुमने कुछ तो सोचा होगा, जगमोहन ने पुनः कहा। उन दोनों के अलावा और कोई नहीं यहाँ भी, सोहनलाल ने कहा। मैंने अच्छी तरह देख लिया है। किनकी बात कर रहे हो? 2 आदमी थे जो हम पर नजर रख रहे थे, सोहनलाल ने कहा। ओह, जगमोहन की ओर भिज गए। अब कहाँ हैं? ऊपर। जगमोहन 2 पलों तक सोहनलाल को देखता रहा। यहाँ उनकी लाशें पड़ी हैं, कभी भी शोर हो सकता है, देवराज चौहान बोला। यहाँ से हमें चल देना चाहिए। वो तीनों सामान्य ढंग से वापस चल पड़े। देवराज चौहान बोला। 8 नंबर सीट में उनके बड़े मौजूद हैं, मेरे पूछने पर एक ने बताया। खुद को वो सूरी कह रहा था। मतलब कि हमारे साथ वाले सीट में? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। जिसमें आज सुबह ही एक पति पत्नी आकर ठहरे, जिन पर हमें पहले से ही शक था। हाँ, वो दोनों जॉर्ज लूथरा के भेजे हुए हैं। देवराज चौहान की आवाज़ में हल्की सी सख्ती थी। पूल में वो 2 लोग अभी भी पानी के मज़े ले रहे थे। देख लेते हैं उन्हें। जगमोहन की आंखों में खतरनाक भाव आ गए थे। पूल वाली खुली जगह को पीछे छोड़कर वे होटल की गैलरी में आ गए थे। यह मामला अब खतरनाक होना शुरू हो गया है, सोहनलाल ने कहा। हमने उनके 2 लोगों को इस तरह मारा है। ऐसे में वो खुलकर हमारे सामने आ सकते हैं, किसी की परवाह ना करके हमें शूट करने। अभी वो ऐसा नहीं करेंगे, देवराज चौहान ने कहा, क्योंकि उन्हें नक्शों की ज़रूरत है। जॉर्ज लूथरा ये सोच रहा है कि हम नक्शों के साथ यहाँ तक आ पहुँचे खजाना पाने के लिए। ऐसे में वे अपनी सोच के मुताबिक हम पर ऐसी जगह पर हाथ डालेंगे कि हमें ख़त्म भी कर सकें और नक्शे भी ले सकें। मतलब कि हम खतरे में हैं? जगमोहन बोला। हाँ, देवराज चौहान ने चलते चलते सिर हिलाया। मेरे ख्याल में जब तक हम इस होटल में सुरक्षित हैं, यहाँ से बाहर निकलते ही वे हम पर भेड़ियों की तरह टूट पड़ेंगे। किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया। जब वे रिसेप्शन के सामने से गुजर रहे थे कि तभी देवराज चौहान को पुनः वही एहसास हुआ, जैसा कि पहले हुआ था, कि कोई उसे घूर रहा है, उसे रुकने पर मजबूर कर रहा है। ना चाहते हुए भी देवराज चौहान के कदम रुकते चले गए। निगाह उसी पर रिसेप्शन के पीछे दीवार पर बड़ी सी नूरा खान की तस्वीर पर जा लगी। देवराज चौहान को लगा जैसे उसकी आंखें नज़रों के जरिए उतरकर उसके दिल तक जा रही हूँ और वो कह रही हूँ कि तुम इस खजाने को नहीं पा सकते। ये मेरा है। कोई भी इस तक नहीं पहुँच सकता। तुम्हारी हर कोशिश बेकार रहेगी। इस रास्ते से हट जाओ, वापस चले जाओ। तस्वीर को देखते हुए देवराज चौहान को हर पल इसी बात का एहसास होता रहा। क्या हुआ? जगमोहन की आवाज़ कानों में पड़ी। तुम रुक क्यों गए? देवराज चौहान के मस्तिष्क को हल्का सा झटका लगा। उसे लगा जैसे कुछ पलों के लिए किसी दूसरी दुनिया में चला गया। दोनों हथेलियां अपने गालों पर रगड़ी। क्या हुआ? जगमोहन ने देवराज चौहान को गहरी निगाहों से देखा। कुछ नहीं। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। फिर तुम रुके क्यों? जाते वक्त भी यहीं रुके थे।
नूरा खां की तस्वीर को देख रहे थे। अब भी? देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा और पुनः आगे बढ़ने लगा। जगमोहन और सोनलाल भी चल पड़े। मैं दिल्ली जाकर उसे तलाश करने की पूरी कोशिश करूंगा जो हूबहू नूरा खान की तस्वीर जैसी है। जगमोहन, सोनलाल ने धीमे स्वर में कहा, देवराज चौहान का नूरा खान की तस्वीर को देखना कोई खास बात ही है। मुझे भी यही लगता। जगमोहन गंभीर था। मैं पूछूंगा कि बात क्या है। जगमोहन ने कुछ नहीं कहा। सीट का दरवाज़ा खोलकर भीतर प्रवेश किया। तीनों ही ठिठक गए। पहला कमरा ड्राइंग रूम जैसा था, लेकिन वहाँ की हालत इस वक्त ऐसी थी जैसे तूफान वहाँ से गुजर गया हो। वहाँ का सारा सामान उलट पुलट हुआ पड़ा था। सोफे तक उल्टे करके उधेड़ रखे थे। जो भी भीतर गए, यकीनन उन्होंने खजाने के नक्शे और मुसीबर खान की लिखी किताब की ज़रूरत होगी। जॉर्ज लूथरा के आदमी हर हाल में वो सब कुछ पा लेना चाहते होंगे। ये 3-4 आदमियों का काम था। जगमोहन दोनों बेडरूम का फेरा लगाया आया था। वहाँ की हालत भी इसी तरह बुरी थी। तलाशी लेने वालों ने कोई कसर न छोड़ी थी। देवराज चौहान ने सोचों में डूबे सिगरेट सुलगाई। हम 1 घंटे में वापस आ गए, सोनलाल ने कहा। इतने कम वक्त में इतनी बुरी तरह तलाशी? वे लोग संख्या में ज़्यादा होंगे, देवराज चौहान ने कहा। हाँ, 4-5 तो रही होंगे, जगमोहन ने सिर हिलाया। अच्छा हुआ कि हम नक्शों को साथ नहीं लाए, सोनलाल बोला। वरना ऐसी तलाशी में कोई छिपी चीज़ छिपी नहीं रहती। नक्शे और किताब उनके हाथ अवश्य लग जाती। तभी जगमोहन पुनः बेडरूम की तरफ बढ़ता हुआ बोला, साले वहाँ भी हाथ फेर गए होंगे। देवराज चौहान ने कश लेकर सोनलाल को देखा। जॉर्ज लूथरा के आदमी वक्त ज़रा भी खराब नहीं कर रहे। 1 घंटा मिला तो उस वक्त को भी तलाशी में इस्तेमाल कर लिया। खजाने के नक्शों की उन्हें ज़रूरत है। जॉर्ज लूथरा के लिए वो नक्शों को हर हाल में पा लेना चाहते हैं। तभी जगमोहन वापस आया। क्या हुआ? सोनलाल ने पूछा। वार्डरोब में कपड़ों के नीचे 6 लाख रुपया रखा था, सोनलाल ने सॉरी जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा। वो जो लोग भी थे उनकी नीयत भरी हुई थी। तलाशी तो तबीयत से ली, लेकिन उस 6 लाख को साथ नहीं ले गए। सोनलाल ने देवराज चौहान को देखा। इस फ्लोर के कोने में सिक्योरिटी रूम है। क्या उन लोगों को बुलाएं कि यहाँ क्या ज़रूरत है? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हमने यहाँ ज़्यादा देर तो नहीं रहना। रहना भी पड़ सकता है, जगमोहन बोला। पुल के नीचे खजाने तक जाने वाला जो रास्ता। चुप हो जाओ, देवराज चौहान ने इस तरह धीमे स्वर में कहा कि जगमोहन चुप होकर उसे देखने लगा। सोहनलाल आगे बढ़कर सोफे सीधे करने लगा कि कम से कम वे बैठ तो सकें। कुछ देर बाद वो बैठे। देवराज चौहान कुछ उलझन में लग रहा था। जगमोहन और सोहनलाल उसकी बदली हालत को महसूस कर रहे थे। बात क्या है? सोहनलाल ने गंभीर निगाहों से उसे देखा। देवराज चौहान ने नज़र उठाकर बारी बारी से दोनों को देखा। तुम पूछ रहे थे ना कि मैं रिसेप्शन के पास आते जाते क्यों रुका? देवराज चौहान बोला। हाँ, मैं वहाँ रुका नहीं, बल्कि रिसेप्शन के पीछे दीवार पर लगी नूरा खां की उस तस्वीर ने मुझे रोका। तस्वीर ने रोका? जगमोहन के होठों से अजीब सा स्वर निकला। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है। मैं नहीं जानता कि ये कैसे हुआ, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने जब भी उस तस्वीर को देखा तो वो आंखें मुझे कहती लग रही थी कि मैं इस काम से पीछे हट जाऊँ। ये खजाना, सारी दौलत उसकी है। इसे कोई दूसरा छू भी नहीं सकता। वो किसी को अपनी मर्जी के बिना अपनी दौलत तक नहीं पहुँचने देगी। जगमोहन ने आंखें सिकोड़कर सोहनलाल को देखा। सोहनलाल के चेहरे पर गंभीरता के भाव नजर आ रहे थे। तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा? जगमोहन क्या उठा। देवराज चौहान ने छोटी सी मुस्कान के साथ उसकी आंखों में झाँका। तुमने कहा था कि तुमने नूरा खां जैसी युवती को दिल्ली में देखा। उसके बच्चे भी साथ थे। लड़की बड़ी, लड़का छोटा। तुमने उससे बात की। उसकी ही तस्वीर रिसेप्शन के पीछे लगी है, जिसे यहाँ के लोग नूरा खां कह रहे हैं, जो कि 150 बरस से पहले इस दुनिया से जा चुकी होगी। यानी कि तुम्हारी इस बात पर कौन यकीन करेगा? जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा, बोला कुछ नहीं। देवराज चौहान के चेहरे पर पुनः गंभीरता आ गई। ये दुनिया करिश्मों से भरी पड़ी है जगमोहन, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जहाँ तक हम इस दुनिया को देखते हैं वो शायद दुनिया की शुरुआत भी नहीं है। जैसे ज़मीन के नीचे या आसमान के पार क्या है हम नहीं जान पा रहे, उसी तरह इंसानी जीवन के पीछे क्या क्या रहस्य कोई नहीं जान पाता। कुछ लोगों को पता चल जाता है तो वो ये सोचकर किसी से बात नहीं करते कि सुनने वाले उसे पागल कहेंगे, बेवकूफ़ कहेंगे। ऐसे में वो खामोश रहना ही बेहतर समझता है। जगमोहन देवराज चौहान को देखे जा रहा था। सोहनलाल चुप था। मैंने कहा कि वो तस्वीर यानी कि नूरा खां की आंखें स्पष्ट तौर पर मुझे कह रही थी कि मैं यहाँ से चला जाऊँ और उसकी दौलत की तरफ दोबारा कभी मुड़कर भी ना देखूँ। मैं उस तस्वीर को देख रहा था और ये सब बातें मेरे मस्तिष्क से टकरा रही थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति मेरे दिमाग को संदेश भेज रही हो। स्पष्ट तौर पर मेरे मस्तिष्क में यह संदेश आया। अभी भी वो संदेश मेरे मस्तिष्क में मौजूद है। किसी अनजानी शक्ति ने मुझे वहाँ रुकने और नूरा खां की तस्वीर की तरफ देखने पर विवश किया। इस बात को मैं कैसे झुठला सकता हूँ? जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। कुछ देर की खामोशी के बाद देवराज चौहान क्या उठा। जब से तुम्हें इस खजाने के बारे में पता चला है, क्या तब से तुम्हारे मन में इस खजाने को पाने की इच्छा थी? नहीं, जगमोहन के होठों से निकला। क्यों? देवराज चौहान की आवाज़ धीमी थी। जबकि रुपए पैसे का जिक्र आते ही तुम्हारे कान खड़े हो जाते हैं, लेकिन मुसीबर खां की इस दौलत को पाने के लिए तुम्हारे मन में इच्छा नहीं थी।
मैं इस बात का क्या जवाब दे सकता हूँ? लेकिन इस बात के जवाब में मैं इतना ही कहूँगा कि बीच की नामालूम कोई बात तो है ही जो हमें इस डॉलर की तरफ बढ़ने से रोक रही है। जगमोहन का सिर हौले से हिला। मेरा दिल कहता है कि अगर जॉर्ज लूथरा को भी मुसीबर खां के नक्शे, खजाने के नक्शे मिल जाएं, तो वो भी खजाने की दौलत तक नहीं पहुंच सकेगा, उसे देख भी नहीं सकेगा। देवराज चौहान बोला। लेकिन उसे नक्शा देने की ज़रूरत क्या है? सोहनलाल कह उठा। मैं दे नहीं रहा, बात कर रहा हूँ। जगमोहन ने बेचैनी से उधरे सोफे पर बैठे पहलू बदला। तुम क्या चाहते हो? सोहनलाल ने गंभीर नज़रों से जगमोहन को देखा। देवराज चौहान ने जो महसूस किया वो बता दिया। देवराज चौहान की इच्छा नहीं है उन खजानों तक पहुंचने, उन्हें पाने की। तुम इन खजानों को पाने की इच्छा तो पहले ही मेरे मन में नहीं उठी। जगमोहन भी गंभीर था। मैं तो सिर्फ खजानों को देखने की इच्छा मन में लेकर यहाँ तक आया था। मेरे ख्याल में देखने की इच्छा भी छोड़ दो तो बेहतर होगा, सोहनलाल ने कहा। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। हम इन खजानों को देखने का भी ख्याल छोड़ देते हैं। जगमोहन का सर फैसले से भरा था। ऐसा करना ही उचित होगा। देवराज चौहान अजीब से ढंग से मुस्कुराया। तो इन नक्शों मुसीबर खां की खजाने के बारे में लिखी किताब का क्या होगा? जगमोहन ने पूछा। इन चीज़ों को मैं संभाल कर रखूँगा। क्यों? ताकि कभी नूरा खां मिल जाए तो उसकी अमानत उसे दे सकूँ। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में सिर हिलाते हुए कहा। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने दिल्ली में जिसे देखा, जिससे रास्ता पूछा, वो नूरा खां का अगला जन्म है। वो आज भी इस दुनिया में है। शायद अपनी इसी दौलत को पाने के लिए वो जन्म ले रही है, या फिर उसकी कोई इच्छा है, उसे पूरा करने के लिए जन्म ले रही है। इसके बाद करीब मिनट भर चुप्पी रही। इस खामोशी को सोहनलाल नहीं तोड़ा। इन सब बातों के पश्चात जैसलमेर में हमारा कोई काम नहीं। खजाने को लेकर अब कोई काम नहीं रहा, देवराज चौहान बोला। लेकिन यहाँ पर हमारे पर नज़र रखते हुए जॉर्ज लूथरा के आदमी फैले हैं। उनसे बचकर निकलना भी आसान नहीं। तो फिर क्या किया जाए? जगमोहन बोला। तीनों की नज़रें बारी बारी मिली। इन लोगों को कंट्रोल करने वाला हमारे बगल के सीट में मौजूद है। देवराज चौहान की आवाज़ में सख्ती भर आई थी। उससे ही सबको इस वक्त ऑर्डर मिल रहे होंगे। अगर हम उस पर हाथ डालें तो दूसरे लोग खुद ही कमज़ोर हो जाएंगे। शोर हो सकता है, सोहनलाल बोला। गैलरी के केबिन में सिक्योरिटी वालों का केबिन, इतना रिस्क तो लेना ही होगा। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा। जॉर्ज लूथरा के आदमी की कड़ी तोड़ने का एकमात्र यही रास्ता है। दोबारा जब इनकी कड़ी जुड़ेगी, हम जैसलमेर से निकल चुके होंगे। तीनों के चेहरों पर सहमति के भाव थे। सोहनलाल ने गोली वाली सिगरेट सुलगाई और टूटे पड़े सोफे पर बैठे टांगें फैला दी। काम कब शुरू करना है? वो बोला। अभी। सोहनलाल और जगमोहन की निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। अभी? हाँ। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। अभी हमारे पास वक्त है, कुछ कर सकते हैं। उन दोनों की लाशों के बारे में बात नहीं फैली होगी। बात फैलते ही जॉर्ज लूथरा के आदमियों की तरफ से हम पर सख्ती भरी नज़र टिक जाएगी। ऐसे में हम जो करेंगे वो उनकी निगाहों से छिप नहीं सकेगा। बात तो ठीक है, हमें इसी वक्त हरकत में आना है। 8 नंबर सीट में जॉर्ज लूथरा के जो आदमी है, उन्हें शूट करके होटल से निकल चलना है। देवराज चौहान के सर में क्रूरता भर आई थी। आसपास और रास्तों में मौजूद जॉर्ज लूथरा के आदमी हमारा रास्ता ना रोके। इससे बचने के लिए हम उस स्वीट में मौजूद किसी को अपने साथ रख लेंगे, ताकि वे लोग हम पर फायरिंग न कर सकें। ये भी ठीक है। जगमोहन का चेहरा सख्त उठा। देवराज चौहान ने दोनों को देखा, फिर उठ खड़ा हुआ। सोहनलाल और जगमोहन भी खड़े हो गए। सोहनलाल, देवराज चौहान बोला, तुम यहीं रहोगे, लेकिन बगल वाले सीट पर नजर रखोगे। वहाँ मैं और जगमोहन जा रहे हैं। वहाँ शोर शराबा हो तब ज़रूरत के मुताबिक तुम बीच में आ सकते हो। सोहनलाल ने सिर हिला दिया। अगला दृश्य। हेलो। फ़ोन की बेल बजने पर मीनाक्षी ने फ़ौरन पास रखा मोबाइल फ़ोन ऑन करके कान में लगाया। मीनाक्षी, हर्षा यादव की उखड़ी आवाज़ कानों में पड़ी। गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ? सूरी अपने एक साथी के साथ होटल के भीतर मौजूद था, देवराज चौहान पर निगाह रखने के लिए। 2 घंटे पहले देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल अपने स्वीट से निकलकर स्विमिंग पूल तक गए तो सूरी और वो आदमी भी उनके पीछे थे। परंतु उन लोगों को पता चल गया तो उन्होंने खामोशी से सूरी और उसके साथी की गला काटकर हत्या कर दी। ओह! मीनाक्षी के दांत भिज गए। देवराज चौहान को इस तरह छूट दी गई तो वह ऐसी हरकतें करता रहेगा। जब से उसने जैसलमेर में पाँव रखा है, हमारे 8 आदमियों को मार चुका है। हर्षा यादव का खतरनाक सर कानों में पड़ा। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जॉर्ज लूथरा से बात करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। मेरे ख्याल में जॉर्ज लूथरा से बात करना ठीक नहीं। ज़रा ज़रा सी बात के लिए उससे क्या बात करनी? उसने ये मामला हमारे हवाले कर दिया। हम सब कुछ अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मीनाक्षी दाँत भींचे क्या उठी। बेहतर होगा कि देवराज चौहान को घेर कर अपने कब्ज़े में करें। उसकी टांगें तोड़कर उससे नक्शे हासिल करके गोलियों से भून दें। जॉर्ज लूथरा भला इसमें क्या करेगा? कुछ क्षणों के लिए हर्षा यादव की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। हर्षा? हाँ। हर्षा यादव का सोच भरा कठोर सर कानों में पड़ा। तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी। तो देवराज चौहान को घेर कर पकड़ने का इंतज़ाम करो। यह काम उसके सूट में ही बढ़िया ढंग से हो सकता है। वो लोग जब सूट से बाहर गए थे तो पीछे से मैंने उनके सूट की तलाशी करवा दी कि शायद नक्शे हाथ लग जाए। मतलब कि हाथ नहीं लगे? नहीं, मीनाक्षी ने तीखे सर में कहा। नक्शे उसने अपने पास कपड़ों में छिपा रखे होंगे।
ऐसा ही होगा। हर्षा यादव का सर कठोर ही था। मैं अभी बाहर जाकर अपने आदमियों से बात करता हूँ। देवराज चांद पर हाथ डालने की योजना तैयार करता हूँ। सूरी का खास साथी राजा मेरे साथ है और सूरी की मौत पर उसका दिमाग खराब हुआ पड़ा है। वो देवराज चांद को ख़त्म कर देना चाहता है। ऐसे आदमी हमारे काम के हैं, हर्षा। देवराज चांद के प्रति उसे आग लगाए रखो, तभी वो देवराज चांद को साफ करेगा। हाँ, हर्षा यादव की आवाज़ कानों में पड़ी। देवराज चांद का इंतज़ाम करके स्वीट में आता हूँ। कब तक पहुँचोगे? घंटे तक। इतना कहने के बाद हर्षा यादव ने दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया था। मीनाक्षी ने भी फ़ोन बंद करके रिसीवर रखा। चेहरे पर उखड़ेपन के गंभीर भाव थे। तभी डोरबेल बजी। मीनाक्षी ने फ़ौरन दरवाजे की तरफ देखा। पल भर के लिए आंखें सिकुड़ी। फिर वो उठी और बंद दरवाजे के पास पहुंचकर बाहर आहट ली। आहट नहीं मिली। कौन है? मीनाक्षी ने शांत स्वर में पूछा। वेटर मैडम, मैसेज है आपका, लिफाफा। मीनाक्षी के होंठ सिकुड़े। मेरा कोई मैसेज नहीं आना था, चले जाओ। सतर्कता के साथ मीनाक्षी दरवाज़ा खोलने को तैयार नहीं थी। यस मैडम, किसी ने लिफाफा मुझे दिया। वो साहब खुद को जॉर्ज लूथरा कह रहे थे। ओके मैडम। जॉर्ज लूथरा? मीनाक्षी बड़बड़ाई। बाहर कदमों की आहट मिली जैसे वेटर जा रहा हो। मीनाक्षी ने फुर्ती से दरवाज़ा खोलते हुए कहा, सुनो, वो लिफाफा। कहते हुए वो ठीक से बाहर देख भी नहीं पाई कि उसी पल उसके चेहरे पर हथेली पड़ी और बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाती चली गई। खुले दरवाजे से देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया और उसी पल ही जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ कर दी। चेहरा कठोर हुआ पड़ा था। जगमोहन ने भी भीतर प्रवेश किया और दरवाज़ा बंद करके सिटकनी चढ़ा दी। मीनाक्षी ठिठकी, संभली। गहरी गहरी सांसें लेते उसने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान के मेकअप में होने की वजह से उसे पहचानने में कुछ वक्त लगा। फिर उसकी आंखें फैलती चली गई। देवराज चौहान ने तो उसे देखते ही पहचान लिया था। देवराज चौहान? मीनाक्षी के होठों से निकला। ये तो मीनाक्षी है। जगमोहन के होठों से चौंका हुआ सख्त स्वर निकला। वही जो हर्षा यादव के साथ थी। इसके साथ जो आदमी है वह यकीनन हर्षा यादव ही होगा। इसने मेकअप कर रखा है कि हम इसे पहचान न सकें। जगमोहन पूर्वज स्वर में क्या उठा। साथ कौन है तुम्हारे? देवराज चांद दांत भींच कर गुर्राया। वो खा जाने वाली नज़रों से देवराज चांद को देखती रही, बोली नहीं। देवराज चांद ने आगे बढ़कर रिवॉल्वर उसके पेट से लगा दी। हर्षा। मीनाक्षी के होंठ फौरन खुले। रिवॉल्वर की नाल के दम पर देवराज चांद ने उसे पीछे ढकेल दिया। वो 2-2.5 कदम पीछे हो गई। बहुत चालाक बने थे तुम और हर्षा, देवराज चांद ने सर्द स्वर में कहा। वॉल्ट के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने का रास्ता मालूम करके खिसक गए। सब कुछ इतने बढ़िया ढंग से किया कि हमें ज़रा भी शक ना हुआ कि तुम लोगों के मन में खोट है। जो बात तारीफ के लायक उसकी तारीफ अवश्य करनी चाहिए। मीनाक्षी ने सूखे होठों पर जीभ फेरी। वो गुस्से में देवराज चांद को देख रही थी। कच्चा खाएगी क्या? जगमोहन ने उसकी नज़रों को पहचान कर कड़वे स्वर में कह उठा। मीनाक्षी ने जगमोहन को भी घूरा। देख ले देख ले, जगमोहन ने खा जाने वाले ढंग में कहा। देवराज चांद ने रिवॉल्वर जेब में डाली और सिगरेट सुलगाई। जगमोहन ने उसी पल रिवॉल्वर निकाली कि मीनाक्षी कोई शरारत न कर सके। इस वक्त मीनाक्षी ने टाइट स्कीवी और घुटनों को पार करती लंबी खुली स्कर्ट पहन रखी थी। देवराज चांद ने कश लेकर कहा, तुमने तो सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह हमारी इतनी जल्दी फिर मुलाकात हो जाएगी। नहीं सोचा था, वो शब्दों को चबाकर बोली। लेकिन तुमने हमें करारी हार दी देवराज चौहान। कैसे? तिजोरी ले उड़े। मेरी योजना पर तुम लोग डकैती करो तो तिजोरी ले जाने का मेरा पूरा हक बनता है। देवराज चौहान ने सपाट स्वर में कहा। जॉर्ज लूथरा कहाँ है इस वक्त? मालूम नहीं। मीनाक्षी ने इनकार में सिर हिलाया। उसके बारे में कोई नहीं जानता कि वो कब कहाँ होता है, इसलिए ये सवाल जिससे भी पूछोगे वो जवाब नहीं दे सकेगा। यहाँ पर हम लोगों की जान लेने आए हो? जान से पहले खजानों का नक्शा। मीनाक्षी ने उसकी आंखों में झांका। तभी हमारे सीट की तलाशी ली। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम नक्शे हर वक्त अपने साथ रखते हो। अब तुम हमारे कब्जे में हो। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया कि तुम्हें जिंदा छोड़ा जा सके। देवराज चौहान सर्द स्वर में बोला। मीनाक्षी के दांत भिज गए। आंखों में डर की लहर उछली फिर शांत हो गई। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ कि तुम ऐसा काम करो कि ज़िंदा रहने के हकदार बन सको। क्या? मीनाक्षी के होंठ फौरन खुले। यहाँ तुम लोगों के आदमी फैले हैं। जहाँ भी जाएंगे गोलियाँ चलेंगी। देवराज चौहान ने ठंडे शब्दों में अपनी आवाज़ पर जोर देकर कहा। हम इस वक्त झगड़ा नहीं करना चाहते। झगड़ा 2-4 से होता है, किसी की फ़ौज से नहीं। जैसलमेर में जॉर्ज लूथरा की फ़ौज इकट्ठी होती चली गई। उसका क्या? वो तो अपने आदमियों का यहाँ ढेर लगा देगा। मुझे आदमियों के ढेर से जीतना नहीं है। ये मेरा काम नहीं है और इस वक्त मजबूरी भी नहीं है। मीनाक्षी की आंखें सिकुड़ी। जैसलमेर से निकल जाना चाहते हो? ठीक समझी। और ख़जाना जो तुम लोग लेने आए थे? हम यहाँ कुछ भी लेने नहीं आए थे। देवराज चौहान ने उसकी आंखों में झांकते हुए कठोर स्वर में कहा। लेकिन मेरी इस बात पर तुम लोगों को यकीन नहीं आएगा और मुझे यकीन दिलाना भी नहीं है। हर्षा यादव कहाँ है? उसके बारे में मुझे स्पष्ट तौर पर नहीं मालूम। मीनाक्षी समझने की चेष्टा कर रही थी कि देवराज चौहान के दिमाग में क्या है। कुछ देर पहले बात हुई थी तब वो होटल में ही था। उसने मुझे इस बात की खबर दी कि तुमने सूरी और उसके साथी को मार दिया है।
गला काटा उनका क्या? बेहतर होगा कि इस वक्त तुम अपने गले की फिक्र करो, जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। मीनाक्षी ने जगमोहन पर नज़र मारी। हर्षा यादव को फ़ोन कर बता दो कि तुम मेरे कब्ज़े में हो और हमें होटल से बाहर ले जा रही हो। 2 घंटों तक तुम हमारे कब्ज़ों में रहोगी। इस बीच अगर उसका कोई भी आदमी हमें पीछे आता लगा तो हम उसी वक्त तुम्हें गोली मार देंगे। यानी कि तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता है तो हम पर नज़र ना रखी जाए। मीनाक्षी खामोशी से उन्हें देखती रही। जल्दी करो, जगमोहन गुर्राया। हमारी बात माने बिना तुम्हारी जान नहीं बचेगी। हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि तेरे नखरे उठाते फिरें। आशा यादव को अभी फ़ोन करो। मीनाक्षी ने बेड की तरफ देखा। फ़ोन वहाँ पड़ा मेरा। देवराज चांद आगे बढ़ा और बेड से फ़ोन उठाकर मीनाक्षी को थमा दिया। मीनाक्षी ने दांत भींचकर दोनों को बारी बारी देखा। फिर उसकी उंगलियां फ़ोन के बटनों से खेलने लगीं। नंबर मिलाकर जब उसने फ़ोन कान से लगाया तो देवराज चांद ने उसके हाथ से फ़ोन लेकर अपने कान से लगा लिया। कहो मीनाक्षी। दूसरे ही पर हर्षा यादव की आवाज़ देवराज चांद के कानों में पड़ी। देवराज चांद ने फ़ोन मीनाक्षी को थमा दिया। हर्षा, मीनाक्षी कान से फ़ोन लगाकर बोली। कहो। देवराज चांद और जगमोहन इस समय मेरे सामने है। क्या? हर्षा यादव का चौंका हुआ सर कानों में पड़ा। देवराज चौहान और जगमोहन तुम्हारे पास? मुझे इन्होंने बंदी बना लिया है। ये मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। इनका कहना है कि अगर रास्ते में कोई आदमी पीछा करता लगा तो ये मुझे गोली मार देंगे। मीनाक्षी एक एक शब्द चबाकर कठोर स्वर में कह रही थी। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि कोई मेरा पीछा करेगा या नहीं। नहीं करेगा, तुम फिक्र मत करो। हर्षा यादव का बेचैन स्वर कानों में पड़ा। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ हर्षा, आशा है जल्दी मिलेंगे। मीनाक्षी ने कहा। फ़ोन बंद करके बेड की तरफ उछाल दिया। चेहरा सख्त हुआ पड़ा था। अब तुमने हमारे साथ चलना है, जगमोहन खतरनाक स्वर में बोला। तुम्हारा ध्यान तो खास तौर से मैं रखूँगा। कहीं भी तुमने गड़बड़ करने की कोशिश की तो। जगमोहन ने शब्द अधूरे छोड़ दिए। मीनाक्षी ने वहशी निगाहों से उसे देखा, कहा कुछ नहीं। अगला दृश्य। जॉर्ज लूथरा से बचकर तुम लोग नहीं रह पाओगे, मीनाक्षी ने तीखे स्वर में कहा। क्या कर लेगा वो हमारा? बगल में बैठे जगमोहन ने कहा। उसने रिवॉल्वर मीनाक्षी की कमर से लगा रखी थी। इस बात के प्रति वो सतर्क था कि मीनाक्षी कोई गड़बड़ न कर सके। सोहनलाल कार ड्राइव कर रहा था। देवराज चौहान बगल में बैठा था। दोनों हर तरफ पूरी तरह नज़र रख रहे थे कि कोई पीछा न कर रहा हो या चालाकी से हर्षा यादव ने पीछा करने का कोई इंतज़ाम न कर दिया हो। उन्हें चले 15 मिनट हो चुके थे लेकिन अभी तक ऐसा कुछ ना लगा था कि उन पर नज़र रखी जा रही हो। मीनाक्षी पुनः गंभीर स्वर में कह उठी। तुम लोगों के पास खजाने के नक्शे हैं? उन नक्शों की जॉर्ज लूथरा को सख्त ज़रूरत है। हमें मालूम है कि वो नक्शे बहुत बड़े खजाने के हैं। जॉर्ज लूथरा उन नक्शों को भूलेगा नहीं। नक्शे वो लेकर रहेगा। तुम लोग नक्शे दोगे नहीं, ऐसे में वो पहले तुम लोगों की जान लेगा। लेनी ही पड़ेगी उसे। कोई बात नहीं, जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। वो हम देख लेंगे, निपट लेंगे उससे। इसके साथ ही जगमोहन ने देवराज चौहान और सोनलाल से कहा। यह बातों में लगा रही है, इससे मैं बात कर रहा हूँ, तुम लोग इस बात का ध्यान रखो कि कोई पीछे ना आ रहा हो। कार तेज़ी से दौड़ी जा रही थी। कुछ ही देर में उन्होंने जैसलमेर से बाहर निकल जाना था। निश्चिंत रहो, हर्षा यादव किसी को पीछे नहीं आने देगा। मुझे इस तरह नहीं मरने देगा वो। पता चल जाएगा, जगमोहन ने उसे सख्त लहजे में कहा। मेरी सलाह मानो तो जॉर्ज लूथरा से बात कर लो। मीनाक्षी शांत गंभीर स्वर में क्या उठी। जान भी बच जाएगी तुम सबकी, उसे नक्शे मिल जाएंगे। बदले में वो तुम लोगों को मोटी दौलत दे देगा। हो सकता है तुम लोगों को बढ़िया काम भी दे दे। सारी ज़िंदगी मज़े से बीत जाएगी। खूब। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। हमारी नौकरी पक्की कर रही हो? सरकारी नौकरी से भी पक्का होता है उसका काम। फुर्सत में अवश्य तुम्हारी बात पर गौर करेंगे। चुपते स्वर में जगमोहन क्या उठा। मीनाक्षी ने उसे घूरा, कहा कुछ नहीं। कार तेज़ी से दौड़ रही थी। मेरे ख्याल में कोई पीछे नहीं आ रहा, सोहनलाल बोला। कोई हम पर नज़र नहीं रख रहा। हर्षा यादव शराफत से काम ले रहा है, जगमोहन क्या उठा। मैंने तो पहले ही कहा था कि। तुम्हें बीच में बोलने को किसने कहा था? जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। मीनाक्षी दांत भींच कर रह गई। अगले 15 मिनट में वे जैसलमेर से बाहर आ चुके थे। शाम के 6:30 बज रहे थे। सूर्य पश्चिम की तरफ झुक रहा था। वो अपनी अंतिम सुर्ख जैसी रोशनी छोड़ रहा था। दिन भर की तपिश अभी भी महसूस हो रही थी। सब ठीक है, कुछ देर बाद जगमोहन ने कहा। हाँ। तो इस भूतनी को ढोने की क्या ज़रूरत है, उतारो इसे, जगमोहन ने जहरीले स्वर में कहा। मेरे ख्याल में तो गोली मारकर फेंक देते हैं। सोहनलाल क्या उठा। मीनाक्षी का चेहरा फक पड़ा। क्या ज़रूरत है, जगमोहन ने मुंह बिगाड़ा। जो काम ये करती है ऐसे में तो इसे कभी भी कोई भी गोली मार देगा। हमें इस पर गोली खराब करने की क्या ज़रूरत है? सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया। सोहनलाल ने कार को सड़क के किनारे रोक दिया। यह हाईवे था, खुली सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ इक्का दुक्का पेड़ थे, झाड़ियाँ थीं। इसके पार दूर तक रेतीला मैदान नजर आ रहा था। शाम के डूबते सूर्य की तीखी रोशनी उन पर पूरी तरह पड़ रही थी। कार रुकते ही देवराज चौहान बाहर निकला। सोहनलाल भी बाहर आ गया। देवराज चौहान ने पीछे का दरवाज़ा खोला और मीनाक्षी को बाहर निकलने का इशारा किया। मीनाक्षी दरवाजे की तरफ सरकी और फिर बाहर निकल गई। उसके साथ साथ ही जगमोहन भी रिवॉल्वर थामे बाहर निकला। वो सोहनलाल ही था जिसने सबसे पहले मीनाक्षी के हाथ में नन्ही सी पिस्टल दबी देखी। सोहनलाल के पास
इतना भी वक्त नहीं बचा था कि वह चीख कर जगमोहन को सावधान कर पाता। मीनाक्षी ने वो पिस्टल स्कर्ट की उस पॉकेट में फंसा रखी थी जो कि पेट वाले हिस्से पर थी। ये उन तीनों की गलती थी कि उन्होंने मीनाक्षी की तलाशी नहीं ली। यही सोचा कि उसके पास हथियार नहीं है, परंतु यह पिस्टल तो मीनाक्षी सोते समय भी अपने साथ ही रखती थी। मीनाक्षी के सामने जगमोहन था। उसने पिस्टल का रुख उसकी तरफ करके ट्रिगर दबा दिया। यही वो पल थे कि सोहनलाल ने जगमोहन को धक्का दिया और मीनाक्षी पर छलांग लगा दी। जो गोली जगमोहन की छाती में लगनी थी, वो सोहनलाल के धक्का देने की वजह से उसकी बाह में जाता सी। उधर सोहनलाल मीनाक्षी से टकराया, उसे लेता हुआ नीचे जा गिरा। मीनाक्षी ने फुर्ती के साथ पिस्टल सोहनलाल की पीठ पर लगाई। धाएं! जोरों का धमाका हुआ। गोली मीनाक्षी के माथे पर जा धंसी थी। मीनाक्षी को ट्रिगर दबाने का वक्त ही नहीं मिल पाया था। देवराज चौहान के हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर की नाल से ज़रा ज़रा सा धुआं निकल रहा था। अगर देवराज चौहान ट्रिगर दबाने की 2 पल की भी देरी करता तो मीनाक्षी की चलाई गोली ने सोहनलाल को खत्म कर देना था। माथे पर गोली लगते ही मीनाक्षी के शरीर को झटका लगा और उसके हाथ पांव इधर उधर फैल गए। लंबे पलों तक मौत से भरा सन्नाटा वहाँ छाया रहा। जगमोहन की बाह में पिस्टल की वो छोटी सी गोली धंस गई थी। उसके हाथ से रिवॉल्वर कब की नीचे जा गिरी थी। एक हाथ से उसने गोली लगी बाह को दबा रखा था। कार से टेक लगा रखी थी। चेहरे पर छाव बता रहे थे कि बाह में तीव्र पीड़ा उठ रही है। सोहनलाल मीनाक्षी के ऊपर से उठा और गहरी सांसें लेते हुए हाथ झाड़ने लगा। ठीक हो? देवराज चौहान मौत भरे स्वर में बोला। सोहनलाल ने सिर हिला दिया। अगर तुम जगमोहन को धक्का ना देते तो, देवराज चौहान ने कहना चाहा। अगर तुम उसका निशाना लेने में सेकंडों की देर कर देते तो मैं भी ना बचता। सोहनलाल मुस्कुरा कर क्या उठा। देवराज चांद भी मुस्कुराया, रिवॉल्वर जेब में डालते हुए जगमोहन को देखा। तुम ठीक हो? हाँ। जगमोहन दांत भींच कर बोला। गोली किसी खासी जगह फंस गई है, दर्द बहुत हो रहा है। कुछ देर तो तुम्हें दर्द सहना होगा, देवराज चांद बोला। आगे जो जगह आएगी वहीं पर ही गोली निकाली जा सकेगी। वहाँ डॉक्टर को तलाश कर लेंगे। इस वक्त मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि गोली को। वो छोटा चाकू है, सोहनलाल क्या उठा। उससे गोली निकालना ठीक नहीं होगा, इन्फेक्शन हो सकता है, सेप्टिक हो सकता है, शरीर में जहर फैल सकता है। इससे तो बेहतर है कि कुछ देर और दर्द सह लिया जाए। देवराज चौहान गंभीर हो गया था। जगमोहन बांह दबाए पीछे वाली सीट पर जा लेटा था। सोहनलाल ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तब तक देवराज चौहान स्टेयरिंग सीट पर आ बैठा था। सिगरेट सुलगाई। सोहनलाल स्टेयरिंग में आकर बैठते ही उससे रफ्तार के साथ कार को दौड़ा गया। पीछे सड़क के किनारे वो शांत चित्त पड़ी थी। सारी दुनिया से, चिंताओं से वो मुक्ति पा चुकी थी। अब उसे आराम ही आराम था, कोई परेशानी बाकी न बची थी। जगमोहन पीछे वाली सीट पर आंखें बंद किए लेटा सोच रहा था कि अगर वो ठीक जगह गोली चलाने में कामयाब हो जाती तो अब तक शायद वो जिंदा ना रहता। तेजी से दौड़ती कार जब उछलती तो सीट पर पड़े जगमोहन के शरीर में भी हल्की सी उछाल आ जाती। जहाँ गोली लगी थी, हथेली से बाह का वो हिस्सा दबाए पीड़ा को वो कम करने की चेष्टा कर रहा था। अगला दृश्य। 1.5 घंटे बाद छोटा छोटा सा शहर आया तो उन्होंने डॉक्टर को ढूंढा। 8 बज चुके थे। खाली बैठा डॉक्टर तब अपनी दुकानदारी बंद करके घर जाने की सोच रहा था। जब वो उसके पास पहुंचे, वो अकेला ही था। एक लड़का उसने छोटे छोटे कामों और दवा देने के लिए रखा हुआ था, जो 3-4 दिन से नहीं आ रहा था। जगमोहन की बाह का हाल देखते ही उसके होंठों से निकला, ये तो गोली लगी है, किसने मारी? जिसने मारी, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा, वो अब जिंदा नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? मैंने उसे गोली मार दी। तुमने गोली मार दी उसे? मार दिया? खून कर दिया उसका? डॉक्टर हड़बड़ा कर क्या उठा। इसकी बाह से गोली निकालो, देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। इस तरह किसी के शरीर में फंसी गोली निकालना अपराध है, पहले पुलिस को सूचना देना। कहते कहते वो रुक गया। देवराज चौहान ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाई और वापस रख ली। डॉक्टर के चेहरे पर घबराहट उभरी। इसकी बाह में फंसी गोली तो दूसरा डॉक्टर निकाल देगा, देवराज चौहान ने दांत भींच कर कहा। लेकिन जो गोली तेरे दिल में धंसेगी उसे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तब तक तू मर चुका होगा। वो हड़बड़ाया सा देवराज चौहान को देखने लगा। बांदर की औलाद, सोहनलाल मुंह बनाकर बोला। तेरी माँ ने तेरे को अकल नहीं सिखाई क्या? सिखाई तो फिर आंखें फाड़े क्या देखता है? बाजू से जल्दी से गोली निकाल, नहीं तो तेरे अंदर गोली। मैं अभी निकालता हूँ। वो जल्दी से उठते हुए बोला। उधर चलो, पर्दे के पीछे। वो पर्दा है या 4 खानों वाली चादर? चादर ही है, चलो वहाँ। 20 मिनट लगाए उसने गोली निकाल कर ड्रेसिंग करने में, दवा भी दी। उठती पीड़ा से अब जगमोहन को आराम मिल गया था। सामान्य पीड़ा थी, उसकी उसे परवाह नहीं थी। 8-10 दिन लग जाएंगे पूरी तरह जख्म ठीक होने में, चिंता की कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा। किसी से कहना मत कि मैंने गोली निकाली है, वरना मुसीबत में पड़ जाऊंगा। पुलिस आएगी, मुझे तंग करेगी, 2-4 हज़ार रुपया झाड़ लेगी, साथ में अपने बच्चों के लिए विटामिन की गोलियां भी मुफ्त। यहाँ की पुलिस ऐसी है क्या? जगमोहन मुस्कुराकर बोला। हाँ। क्या तुम्हारे वहाँ की पुलिस ऐसा नहीं करती? कहाँ के रहने वाले हो? रहने वाला तो हिंदुस्तान का ही हूँ, लेकिन जिस शहर का हूँ वहाँ पुलिस ऐसे डॉक्टर को पकड़कर जेल में ऐसा बंद करती है कि वो फिर डॉक्टरी करने के काबिल नहीं रहता। शुक्र है मैं उस शहर में डॉक्टरी नहीं करता।
देवराज चांद ने 500 का नोट उसकी टेबल पर रखा और वे बाहर आकर कार में बैठे। देवराज चांद ने कार आगे बढ़ा दी। रात के 9 बज रहे थे। अगला दृश्य 3 दिन बाद सोहनलाल के फ्लैट में। देवराज चौहान और जगमोहन वहीं थे। अपने बंगले पर अभी वो इसलिए नहीं गए थे कि जॉर्ज लूथरा के आदमी उनके लिए वहाँ पर निगाह रखते हो सकते हैं। जॉर्ज लूथरा इतने बड़े खजाने का नक्शा पाने के लिए तड़प रहा होगा। वो अपने आदमियों को पागलों की तरह उनकी तलाश में दौड़ा रहा होगा। ऐसे में जॉर्ज लूथरा के आदमियों के सामने पड़ना बेवकूफ़ी थी। खामा का झगड़ा करने में क्या फ़ायदा। इस झगड़े में जॉर्ज लूथरा को ही फ़ायदा होता, उसे जान माल का नुकसान ही होना था। वक्त बीतने के साथ जॉर्ज लूथरा का जोश अवश्य कुछ कम हो जाएगा, तब की तब देखी जाएगी। वरना यहाँ पहुँचे 12 घंटे हो चुके थे। रास्ते में जगमोहन की बाँह के जख्म और देवराज चौहान ने खुद ही बैंडेज की थी। दवा केमिस्ट की दुकान से ले ली थी। जगमोहन अभी गहरी नींद से उठा था। पहले से उसकी हालत बहुत बेहतर थी, लगभग सामान्य के करीब थी। सोहनलाल 2 घंटे पहले उठा था और अब तक नहा धो चुका था। देवराज चौहान बेड पर अधलेटा से सिगरेट के कश ले रहा था। जगमोहन उसे देखकर मुस्कुराया। कैसे हो। बढ़िया, जगमोहन हौले से हंसा। जगमोहन नहीं, देवराज चौहान उसे देखकर मुस्कुराया। मुझे कुछ नहीं हुआ, मालूम है, देवराज चौहान हौले से हंसा। तुम अभी अभी रेस कोर्स में दौड़कर पहले नंबर पे आई हो। जगमोहन के होठों पर मुस्कान छाई रही। हम कब तक अपने बंगले से दूर रहेंगे, जगमोहन ने कहा। अभी दूर ही रहना होगा। जॉर्ज लूथरा आसानी से पीछे हटने वाला नहीं। सच में वो खतरनाक है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। ऐसे तो वो पीछा छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि खजाना बहुत बड़ा है। उस तक पहुंचने का नक्शा हमारे पास है। वो उसे लिए बिना मानेगा नहीं। खामा खा के झगड़े में पड़ने से बेहतर है कि रहने के लिए नई जगह खरीद लें। देवराज चांद ने कश लिया। कई पलों की लंबी चुप्पी के बाद वो धीमे स्वर में बोला। यहाँ आते ही मैं सबसे पहले मुसीबर खान के नक्शों के खजानों के नक्शों को सुरक्षित जगह रखने गया था। अब उन नक्शों को सिर्फ नूरा खान को ही सौंपूंगा। मुझे यकीन है कि इतनी बड़ी दौलत छोड़कर वो चैन से नहीं मर सकती। मरी होगी तो उसकी इच्छाओं ने उसे दोबारा जन्म लेने पर मजबूर कर दिया होगा। उसने दोबारा या तिबारा भी जन्म ले लिया होगा। वो तब तक जन्म लेती रहेगी जब तक अपने बाप की दौलत को ठीक से समेट न लेगी, या फिर उसे भूल नहीं जाएगी। जगमोहन देवराज चौहान को देखता रहा। क्या देख रहे हो। तुम्हारी कुछ बात मेरी समझ से बाहर है और कुछ भीतर, यानी कि जो मैं कह रहा हूँ वो अपनी जगह ठीक है। ये बातें हर किसी की समझ में है। तभी सोहनलाल ट्रे में 3 चाय के गिलास रखे पहुंचा। चाय लो, बातें बातें तो बाद में हो जाएंगी। वक्त क्या हुआ है, जगमोहन ने चाय का प्याला लेते हुए कहा। 3 बजे हैं दिन के। सबने चाय थाम ली। घूंट भरते हुए कुछ बार पीता कि देवराज चौहान बोला। हम लंबे समय तक बंगले पर नहीं जा सकेंगे। जॉर्ज लूथरा वहाँ से अपने आदमी नहीं हटाएगा। बेहतर होगा कि हम वो बंगला छोड़कर नया बंगला खरीद लें। मैंने तो पहले ही कहा है, लेकिन हमारा ज़रूरी सामान वहाँ पड़ा है। सोहनलाल ने जवाब दिया। वो तो किसी चोर को भेजकर मंगाया जा सकता है। चोर को। अपने कई छेले छपाटे हैं, सामान लाने का काम वो कर। यही वो वक्त था जब रुई का बादलों जैसा छोटा सा गोला कमरे में घूमता नजर आया। देवराज चौहान जगमोहन चौंके। वो समझ गए कि पेशीराम यानी फ़कीर बाबा के आगमन का सूचक है ये रुई जैसा सफ़ेद गोला। सोहनलाल की आंखें सिकुड़ गई थी। ये क्या। सोहनलाल के होंठों से निकला। तभी वो गोला हवा में स्थिर हुआ और पल प्रतिपल बड़ा होने लगा। देखते ही देखते उस गोले ने मानवाकृति का रूप ले लिया और उसी पल वहाँ फ़कीर बाबा नजर आने लगा। तुम। सोहनलाल के होंठों से निकला। कैसे हो गुलचंद। अच्छा। सोहनलाल के चेहरे पर अजीब से भाव थे। तुम कैसे आए। फ़कीर बाबा के झुर्रियों भरे चेहरे पर शांत सी मुस्कान उभरी। मुझे आना पड़ा। तुम लोगों के लिए नहीं, अपने फ़ायदे के लिए आना पड़ा। फ़कीर बाबा ने के होठों से मुस्कान गायब हो चुकी थी। कोशिश कर रहा हूँ शायद तुम लोगों के हाथों मेरे भले की बात हो जाए। क्या मतलब। जगमोहन के होठों से निकला। फ़कीर बाबा ने बारी बारी तीनों को देखा, फिर गंभीर स्वर में क्या उठा। अब से चंद घंटों बाद देवा ऐसे रास्ते पर पड़ जाएगा जहाँ इसकी मुलाकात मिन्नों से होगी। अगर देवा चाहे तो भविष्य के घर में छिपे हादसों और टकराव को रोक सकता है। कैसे। जगमोहन के होठों से निकला। मिन्नों के सामने देवा नर्म पड़ जाए तो। ऐसे ही नम पड़ जाए। सोहनलाल क्या उठा। सिर झुका ले मोना चौधरी के सामने। देवराज चौहान। पेशीराम तुम गलत कह रहे हो। ये सब नहीं हो। सुनो पेशीराम। देवराज चौहान मुस्कुराए। किसी के सामने तभी नरम पड़ा जा सकता है जब सामने वाला नर्म हो। तुम्हारी बात मान लेना आसान नहीं, जबकि सामने मोना चौधरी हो। तुम पहले तो मेरी बात मान जाते थे देवा, अब वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है पेशीराम। जगमोहन बोला। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। हमें तुमसे हमदर्दी है कि तुम्हें गुरुवर के शाप से मुक्ति मिल जाए। कोई दूसरा रास्ता हो तो बता दो। देवराज चौहान और मोना चौधरी में दोस्ती हो पाना मुझे संभव नहीं लगता। अगर चाहो तो सब कुछ हो सकता है जग्गू। जगमोहन कुछ कहने लगा कि देवराज चौहान गंभीर स्वर में बोला। मैं कोशिश करूंगा पेशीराम की मोना चौधरी के साथ झगड़ा ना हो। फ़कीर बाबा की नज़रें देवराज चौहान पर जा टिकी। सच में कोशिश करना देवराज चौहान। हाँ। देवराज चौहान ने गंभीरता से हौले से सिर हिलाया। फ़कीर बाबा कई पलों तक खामोशी से उन्हें देखता रहा। कुछ कहना चाहते हो पेशीराम। देवराज चौहान धीमे स्वर में बोला। हाँ। फ़कीर बाबा के झुर्रियों से भरे चेहरे पर गंभीरता थी।
क्या रानी के बारे में कुछ याद है? रानी? देवराज चौहान के माथे पर पल पड़े। जगमोहन और सोनलाल की निगाह देवराज चौहान पर गई। देवराज चौहान और फकीर बाबा एक दूसरे को देखते रहे। भूल गए रानी को? मैं नहीं जानता। देवराज चौहान उलझन भरे सर में क्या उठा। कौन है रानी? फकीर बाबा के झुर्रियों भरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। मैं कैसे बताऊं रानी के बारे में? वही वक्त तुम्हारे करीब आता जा रहा है। सब कुछ तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा। समय के चक्र को कोई नहीं रोक सकता। हर जन्म में ये चक्र इंसान के सामने आता है। तुम्हारे सामने भी आ रहा है, लेकिन कुछ जुदा ढंग से। मैं कुछ भी नहीं समझा पेशीराम की। सब कुछ समझ जाओगे। कुछ ही घंटों की बात है कि पूर्व जन्म के समय का चक्र तुम्हें घेर लेगा। वो तुम्हारी तरफ बढ़ता आ रहा है। वहाँ तुम्हारी मुलाकात मिन्नों से भी होगी। फकीर बाबा के सर में परेशानी के भाव टपकने लगे थे। उससे झगड़े की अपेक्षा दोस्ती कर लो, मुझे शाम से मुक्ति मिल जाएगी। इस बूढ़े शरीर को मैं त्याग सकूंगा। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है देवा। कोशिश करूंगा। देवराज चौहान गंभीर स्वर में क्या उठा। मोना चौधरी के ऊपर भी निर्भर है कि वो मेरे साथ कैसे पेश आती है। फकीर बाबा ने कुछ नहीं कहा और आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते वो शरीर रुई के गोले में बदलकर छोटा होता चला गया। फिर वो नन्हा सा गोला हवा में लहराता खिड़की से बाहर निकल गया। उनके बीच कई मिनटों तक खामोशी छाई रही। वे गंभीर से एक दूसरे को देख रहे थे, सोचों में डूबे हुए थे। खतरनाक मुसीबत शुरू होने वाली है। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर कहा और आंखें बंद कर ली। सोहनलाल होंठ सिकोड़कर उसे देखने लगा, जबकि देवराज चौहान के मस्तिष्क में फकीर बाबा का बताया एक ही नाम कौंध रहा था। रानी, रानी, रानी। कौन है रानी? कौन थी रानी? पेशीराम क्या चाहता था रानी? क्या कहना चाहता था रानी के बारे में? कुछ ही घंटों के बाद पूर्व जन्म के समय का चक्र मुझे घेरने वाला है। देवराज चौहान बड़बड़ा उठा। सोहनलाल और जगमोहन ने उसकी बड़बड़ाहट सुनी तो वो व्याकुल हो उठे थे। तो दोस्तों, ये नॉवेल यहीं पर समाप्त होता है। और जिस नॉवेल के बारे में और जिस रानी के बारे में इसमें ज़िक्र हो रहा है, वो नॉवेल देवदास ही है। और वो पूरी सीरीज़ चैनल पे आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अनिल मोहन के अगले नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।